स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समाव्यवस्था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समाव्यवस्था मतलब जिनके अवयव समान हो लेकिन जिनके प्रकाशिक गुणों में भिन्नता हो। ठीक है, यहाँ हम केवल प्रकाशिक गुणों के बारे में देखेंगे। यहाँ प्रकाशिक गुण जिनमें भिन्न होते हैं उन्हें हम प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ये जो समाव्यवस्था है ये सबसे पहले लुई पास्चर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट में चेक की थी 1848 में। उन्होंने ये देखा कि जब सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पर एक समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, ये सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की स्ट्रक्चर है, तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाता है तो उन्होंने देखा कि इस यौगिक का कुछ भाग तो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है और कुछ भाग वामावर्त दिशा में घुमा देता है। जब उनकी स्ट्रक्चर्स को उन्होंने देखा तो उनकी दोनों जो संरचनाएं थी, जो जिनमें से एक भाग उसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहा था, दूसरा वामावर्त दिशा में घुमा रहा था, वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे, यानी कि मिरर इमेज थे। ठीक है ना। तब उन्होंने ये बात निकाली कि जो यौगिक पीपीएल को दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमा देते हैं, वो ही प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और ये तय है कि उनके दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और एक बात और जोड़ी इन्होंने कि दर्पण प्रतिबिंब जो बनते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता के लिए लुई पास्चर ने 3 चीजें बताई। पहली चीज, यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि पीपीएल को घूर्णित कर देना। दूसरी चीज, जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करेंगे वो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। और तीसरी चीज, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने प्रकाशिक समावयवता निकाली थी। अब इसमें एक वर्ड आया है पीपीएल, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल से शो करते हैं। पीपीएल क्या होता है, देखिए अपने जो पीपीएल को हम इस तरीके से शो करते हैं, एक ही तल में कंपन करने वाला प्रकाश। सामान्य जो अपना प्रकाश होता है जिसके श्वेत प्रकाश कहते हैं, वो 7 रंगों से मिलकर बनता है, जानते हैं हम, विबग्योर से या बेनी आह पीनाला से। जब हम इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से हर रंग के प्रकाश को कहते हैं हम एक वर्णी प्रकाश। ये जो एक वर्णी प्रकाश है उसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है जो तीनों तलों में कंपन कर सकता है, सभी तलों में कंपन कर रहा है। इस सभी तलों में कंपन करने वाले प्रकाश को जब हम एक विशेष प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो इसके सभी तलों में से बाहर निकलने वाला प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन करने वाला मिलता है। इसे ही हम पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश को समझ लिया हमने। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी प्रेक्षण नली में से पास करेंगे, ये प्रेक्षण नली वो नली है जिसमें हमने वो रसायन भरा है जिसको कि हमें प्रकाशिक समावयवता चेक करनी है, उसको 1 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में हमने भरा है। तो जब हमने इस पीपीएल को प्रेक्षण नली में से निकाला जिसमें हमने वो वांछित रसायन को भरा हुआ है, तो ये जो पीपीएल है वो या तो इस पीपीएल पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो अगर इस पीपीएल पर इस नली में से निकालने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये जैसा पहले था वैसे के वैसे ही बाहर निकल जाता है, इसका मतलब इसमें जो रसायन भरा हुआ है वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ से निकलने वाला प्रकाश घूर्णित हो जाए, यानी वो ऐसा ही नहीं रहे किसी अन्य प्रकार का हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस नली में भरा हुआ जो पदार्थ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, रासायनिक रूप से सक्रिय है, अर्थात प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकलने वाला प्रकाश जो समतल ध्रुवित प्रकाश था वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाएगा। अगर उसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिया जाए तो ऐसे समावयवी को हम कहते हैं दक्षिणावर्ती या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या डी से स्टार्ट होने के कारण कैपिटल डी, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस डायरेक्शन माना जाता है तो प्लस। ये 5 नाम रखे जाते हैं इस समावयवी के कि जो रसायन इस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्ती दिशा में घुमा देते हैं, हम उन्हें दक्षिणावर्ती या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी या प्लस समावयवी कहते हैं। और जो रसायन इस पीपीएल को वामावर्ती दिशा में घूर्णित कर देते हैं, ऐसे रसायनों को हम वामावर्ती, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के कारण इसको हम वामावर्ती या वाम ध्रुवण घूर्णक
या लीवो रोटेटरी एल से शुरू होता है, इसलिए स्मॉल एल से या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस माना जाता है, तो माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती, डेक्स रोटेटरी या लीवो रोटेटरी स्मॉल डी या स्मॉल एल, प्लस या माइनस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली तो अपन चेक कर लेंगे, लेकिन पहले हमें उनकी स्ट्रक्चर से भी पता लगाना पड़ेगा। तो 3 गुण जरूरी हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए। सबसे पहला है अणु में किरेल केंद्र होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है अणु में सममिति नहीं पाई जानी चाहिए, अणु असममित होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि अणु के दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। इस गुण को सबसे पहले विपाशा ने चेक किया था कि दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो एक एक करके हम तीनों चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं किरेल केंद्र, कायरल केंद्र, यानी कि इस गुण को हम किरेलता से रिप्रेजेंट करेंगे। कायरलिटी ये क्या होती है? किरेलता, किरेलता का मतलब होता है कि किरेल केंद्र जिन में पाया जाता है उनमें किरेलता पाई जाती है। जिन अणुओं में किरेल केंद्र पाया जाता है उन अणुओं में किरेलता पाई जाती है। और किरेलता का मतलब वास्तव में यही होता है कि उनके दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होते, इसको हम कहते हैं हैंडेडनेस होना। ठीक है, कायरलिटी किरेल केंद्र का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसकी 4 संयोजकताएं भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों से बंधित हों। ठीक है, जैसे यहाँ ये हमने एक ग्लिसरॉल का एग्जाम लिया, सी से एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3, एक तरफ OCH है। इसका हम जब ये बीच में हमने दर्पण लगा दिया, इसका जब दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो CHO और नीचे वाला CH3 तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन ये जो H है वो इस तरफ आ जाएगा और जो OH है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहली चीज किरेल केंद्र, किरेल केंद्र का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हों, और ऐसे केंद्र को हम स्टार लगाकर तारांकित करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। जिन अणुओं में, अब यहाँ देखो हमने दर्पण प्रतिबिंब बनाए हैं, दर्पण प्रतिबिंब जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, यानी इसको ऐसे कैसे हम इसको ढकें तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर इसको ढक लेगी, नीचे वाली स्ट्रक्चर इसको ढक लेगी, लेकिन जो दाएं और बाएं वाली संरचनाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे इसको समझिए हम, ये अल्फाबेट हमने बनाया बी अल्फाबेट का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वैसी बनेगी, और ये मिरर इमेज ऐसे कैसे इसको ऊपर रखें तो ये इस पर अध्यारोपित नहीं होगी, इसका मतलब ये कायरल परमाणु है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ ए को देखें, एक हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा, और ये दर्पण इसको अगर हम इसके ऊपर ढकें तो 100% ढक लेगा, और 100% ढक लेगा, इसका मतलब इसमें किरेलता नहीं पाई जाती। ठीक है, किरेलता का मतलब क्या हुआ कि किसी अणु में किरेल केंद्र का पाया जाना या असममित कार्बन का पाया जाना। और असममित कार्बन का मतलब वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न समूहों से पूर्ण की जाती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में एक कार्बन की 4 संयोजकताओं में एक तरफ H जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ CH3, एक तरफ OH और एक तरफ COOH। ठीक है ना। तो इसमें ये वाला कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन। इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो COH और CH3 तो अपनी जगह पर ही रहेंगे। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होता है, यानी साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखें, इसको अगर हम उठाकर इधर रखेंगे तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। इसका मतलब लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ये अणु किरेल है, ये इसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे ऊपर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे और सममित नहीं है। सममित का मतलब हम सीधी समझते हैं, सममित का मतलब एक मोटा के रूप में कि अणु को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे, यह ये अणु 2 बराबर भागों में भी नहीं बट पा रहा। इसी प्रकार एलानिन, एलानिन की संरचना में एक जो कार्बन है उससे एक तरफ CH3, एक तरफ COH, एक तरफ H और एक तरफ NH2 जुड़े होते हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। H उधर चला गया और NH2 इधर आ गया, तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। अध्यारोपित नहीं होंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब होंगे। इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे हैं हम, तो ये असममित भी है और इसमें कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। ये डी एलानिन है, ये एल एलानिन है। मैंडेलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड में CH3 के स्थान पर C6H5 आ जाता है, यानी कि बेंजीन आ जाती है और OH समूह पाया जाता है। इसमें भी देखिए हम, ये किरेल कार्बन है, एक तरफ H, एक OH, एक COH और एक C6H5 जुड़ा हुआ है। यहाँ इनमें ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं हुआ। जब दर्पण प्रतिबिंब बनाया है, ये दर्पण है, ठीक है, तो H उधर चला गया और OH इधर आ गया, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। ये डी समावयवी है, ये एल समावयवी है। इसी तरीके से एग्जांपल्स कई हैं अपने। नॉर्मल 2 क्लोरोबिटेन की बात करें,
2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 2 बने, 2 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। अब ये वाला कार्बन हम देखें तो एक तरफ H है, एक तरफ Cl है, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 है, तो ये भी एक प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक होगा 2 ब्यूटेनॉल। इसमें OH, Cl की जगह हमने OH लगा दिया, तो ये भी इसमें ये वाला कार्बन एक किरेल कार्बन हो गया, असमित कार्बन हो गया, और असमित कार्बन होने के कारण ये भी प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो गया। इस बार बोर्ड में पूछा गया था एक ऐसी एमिनो अम्ल का नाम बताएं जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, ठीक है ना। हम अभी एमिनो अम्ल भी सारे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे एग्जाम आंसर था इसका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है CH2NH2H। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का मतलब होता है इसमें अमीन समूह भी होता है और अम्ल भी समूह भी होता है। तो अमीन समूह और अम्ल समूह वाला पहला कार्बन है ये, एक कार्बन का यौगिक है ये, जिसमें एक CH2 होता है। तो इसमें ये वाला कार्बन, ये 2 समूह तो ठीक है, तीसरा है, लेकिन चौथा कार्बन, चौथा जो समूह है वो भी H ही है, इसलिए ये कायरल नहीं है, किरेल नहीं है, कायरल नहीं है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बनेगा, जो दर्पण जो अध्यारोपित भी हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे अध्यारोपित नहीं होते हैं, कायरल के अंदर क्या होता है, किरेलता क्या होती है, ठीक है। फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न होती हैं उसे हम किरेल कार्बन या असमित कार्बन होते हैं, और वे अणु जिनमें असमित कार्बन या किरेल कार्बन पाया जाता है उन्हें हम किरेल अणु कहते हैं, और उनका यह गुण किरेलता कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज हम देखते हैं, सममिति का ना पाया जाना। सममिति ना पाए जाने के लिए हमें देखनी पड़ेंगे पहले सममिति तत्व। सममिति तत्व 4 प्रकार के होते हैं, सममिति तल, सममिति अक्ष, CN से डिनोट करते हैं, एकांतर सममित अक्ष और सममित केंद्र। सबसे पहले बात करते हैं हम सममिति तल की। सममिति तल यानी ऐसा, ये सारी काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा काल्पनिक तल जो अणु को 2 समान भागों में बांट दे है उसे हम सममिति तल कहते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात करें अपन यहाँ ए को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटना चाहें तो एक ये तल ऐसा होगा जहां से इसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो एक सममिति तल इसमें पाया जा रहा है। बी को हम इस तरीके से बांट सकते हैं तो इसमें पाया जा रहा है। टी को हम इस तरीके से बांट सकते हैं तो इसमें भी पाया जा रहा है। एन को हम 3 को नहीं बांट सकते इसलिए नहीं पाया जा रहा। एन में हम ऊर्ध्वाधर रूप से देख रहे हैं चाहे हॉरिजॉन्टली देखें, क्षैतिज रूप से देखें, इसको भी हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसका मतलब इसमें भी सममिति तल नहीं है। एफ को भी नहीं बांट सकते, इसका मतलब इसमें भी सममिति तल नहीं है। अब ये अणु देखिए, इसमें हमने 2 किरेल कार्बन दिखाए हैं, दोनों में ये वाला एक तल ऐसा है यहाँ जो इस अणु को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित अणु कहलाएगा, क्योंकि इसमें सममिति तल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो वे अणु जिनमें कोई भी एक ऐसा काल्पनिक तल पाया जाए जो उसको 2 बराबर भागों में बांट दे उसे हम सममिति तल कहते हैं। जिन अणुओं में सममिति तल पाया जाता है वो सममित माने जाते हैं, और जो सममित होते हैं वो कभी भी प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित नहीं करते। दूसरा होता है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष वो काल्पनिक अक्ष है जिसके सापेक्ष अगर अणु को 360 डिग्री से घुमाया जाए तो घुमाने पर पूरा एक 360 डिग्री चक्कर घुमाने पर वह हमें कितनी बार समान रूपों में दिखाई देता है, इसे हम CN से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका इथीन का। इथीन को हम एक ऐसे या ऐसे किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष, या तो हम इसको वर्टिकल एक्सिस के थ्रू इस तरह से घुमाएं या इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू इस तरह से घुमाएं, तो पूरा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से जब हम घुमा देंगे तो हमें 2 बार एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। एक बार तो शुरू में ही, फिर एक बार जब हम 180 डिग्री से घुमा देंगे तो, ठीक है। तो 2 बार एक जैसा ही देखा है, इसका मतलब इसमें CN में N की वैल्यू क्या है 2। N वो नंबर होता है जितनी बार वो अणु 360 डिग्री से घुमाए जाने पर समान रूप से प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो जो एथीन है इसमें C2 एक्सिस पाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन को अगर हम ऐसे एक आर पार वायर डाल दें तो इस वायर के थ्रू जब हम 360 डिग्री से घुमाएंगे तो हमें 6 बार एक जैसी दिखाई देगी, इसका मतलब इसमें C6 एक्सिस पाया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार BF3 को अगर हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऊपर तार पार एक वायर डाल दें और फिर इसको 360 डिग्री से घुमाएं तो हमें 3 बार एक जैसा दिखाई देगा, तो इसमें C3 एक्सिस पाया जाता है। तो जिन अणुओं में ये इस तरह से सममिति अक्ष पाया जाता है वो सभी अणु हमेशा सममित माने जाते हैं और वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। तीसरा जो गुण है वो होता है एकांतर सममित अक्ष। एकांतर सममित अक्ष का मतलब क्या होता है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनको जब हम 180 डिग्री से घुमा दें
तो जो अणु हमें प्राप्त हुआ है उसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाएं तो वो दर्पण प्रतिबिंब अपने मूल रूप के समान होता है या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं। ऐसे अणुओं को ही हम कहते हैं कि इनमें एकांतर सममित अक्ष पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 1,3 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो साइक्लोब्यूटेन। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बनों से 1 और 3 पर क्लोरो जुड़ रहा है और 2 और 4 पर फ्लोरो जुड़ रहा है। ठीक है, और इनके तल भिन्न हैं, एक Cl नीचे है तो एक Cl ऊपर है, ये F ऊपर है तो ये F नीचे है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट है। जब हमने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो 180 से रोटेट करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पहुंच गया और ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो ये अब इनका दर्पण प्रतिबिंब जब अपन बनाएं तो ये बनेगा कि यहाँ से देखिए F ये नीचे चला गया, ये Cl नीचे चला गया, ये Cl ऊपर आ गया, ये F ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब ये इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है इसको हम इसकी यानी प्रारंभिक संरचना से मिलाएं तो दोनों की संरचनाएं समान है। ठीक है ना, समान है, इसका मतलब ये देखिए जब हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो हमें बिल्कुल सेम ऐसी संरचना प्राप्त नहीं होती, लेकिन 180 डिग्री से घुमाने के बाद प्राप्त संरचना का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो प्रारंभिक संरचना के समान है। तो हम ये कह रहे हैं इसमें एक एकांतर सममित अक्ष उपस्थित है। ठीक है, सममित अक्ष में तो अणु को किसी काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है, तो हमें जितनी बार प्राप्त होता है वो उसका सममित अक्ष कहलाता है। एकांतर सममित अक्ष उन अणुओं में प्राप्त किया जाता है जिनमें कोई सममित अक्ष नहीं है, बल्कि उनको 180 डिग्री से घुमाने के बाद प्राप्त अणु का दर्पण प्रतिबिंब प्रारंभिक संरचना के समान होता है। तो जिनमें सममित अक्ष नहीं है लेकिन एकांतर सममित अक्ष है तो वो अणु भी सममित माने जाते हैं, और सममित माने जाने के कारण उनमें कभी भी प्रकाशिक समवायवता नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है सममित केंद्र। सममित केंद्र वो बिंदु होता है, ठीक है, जहां से हम अणु की अगर विभिन्न तत्वों को देखें या विभिन्न परमाणुओं को देखें तो वो समान दूरी पर उपस्थित हों। जैसे देखिए बेंजीन में ये एक काल्पनिक बिंदु ऐसा है जिससे सभी कार्बन समान दूरी पर स्थित हैं। वह काल्पनिक बिंदु जो अणु को बराबर भागों में भी बांट रहा हो और अणु के सभी परमाणु या सभी समूह समान दूरी पर स्थित हों उसे हम सममित बिंदु कहते हैं। जैसे C6H6 में भी है यानी बेंजीन में भी है, BF3 में भी है, इसी तरह से ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, जैसे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, इसमें देखें ये एक वो काल्पनिक बिंदु ऐसा है जिससे इस अणु के सभी परमाणु समान दूरी पर हैं। ठीक है, यानी ये देखिए ये C जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर ये C होगा, ये H जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर ये H होगा, ये OH ये OH, ये CH3 ये CH3। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर देखें अपन, ये काल्पनिक बिंदु है, यहाँ ये समान समूह समान दूरी पर स्थित हैं, यानी इन दोनों अणुओं में ये एक ऐसा सममिति तत्व है यानी कि सममिति बिंदु है जो इसको सममित प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इन अणुओं में भी सममिति है और सममिति है तो ये प्रकाशिक रूप से अक्रिय यौगिक होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये चारों सममिति तत्व जो हमें ये बताएंगे। चारों सममिति तत्वों में से कोई एक सममिति तत्व भी यदि अणु में उपस्थित है तो वो अणु सममित ही माना जाएगा और वो कभी भी प्रकाशिक समवायवता प्रदर्शित नहीं करेगा।